नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 25। तो चलिए सुनिए प्रतिज्ञा भाग 25। 2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रहीं। दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थीं। सुमित्रा विजय गर्व से फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसका लेश मात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाएं ठाएं की नौबत ही क्यों आती। औरत को मर्द के मुँह लगना शोभा नहीं देता। न जाने इनके मुँह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला प्रसाद बाबू तो जैसे ठगे रह गए। ऐसी औरत की अगर मर्द बात न पूछे तो गिला कैसा। सहसा सुमित्रा बोली, बहुत ताव दिखा कर गए हैं, मेरा क्या कर लेंगे। अब सीधे हो जाएंगे, देख लेना। ऐसे मर्दों की यही दवा है। तुम्हारा मैंने बड़ा लिहाज किया, नहीं तो ऐसा ऐसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते। पूर्णा, सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन। दूसरा मर्द होता तो जाने क्या करता। सुमित्रा, जो कहेगा वह सुनेगा ही, 1000 बार सुनेगा। दबे वह जो किसी का दिया खाती हो। मैं तो अपने बाप से कभी नहीं दबी। इनको मैं क्या जानती हूँ। 100 शादियाँ करने की बात कहते हुए भी जिन्हें लज्जा न आए वह भी कोई आदमी है। पूर्णा, बहन और दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज तुम्हारी ही हठधर्मी थी। सुमित्रा, अच्छा जले पर नमक न छिड़को। सखी जिसके ऊपर पड़ती है ना वही जानता है। पूर्णा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक बिगड़ती हो। सुमित्रा, सारा दोष सिर मढ़ रही हो और क्या लाठियों से मारोगी। औरत निर्बल होती है, उसे उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, मर्दों को कोई नहीं समझाता। इतनी देर बैठी सुनती रही, एक बार भी मुंह से न निकला कि बाबूजी यह कैसी बातें कर रहे हो। तुम खुश हो रही होगी कि अच्छा हो रहा है, इसकी दुर्गति हो रही है। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाण के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी। यद्यपि वह सदैव सुमित्रा की ठकुर सुहाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियाँ लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यूँ निर्दय प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। वह भीत और आहत होकर दबी जबान से बोली, बहन तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जलाकर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में काइख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं। किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं, मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे। और फिर कहीं आश्रम नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई। मित्रा ने फिर भी पूर्णा के आहत हृदय पर फाहा रखने की चेष्टा नहीं की और भी नाक सिकोड़ कर बोली, मुझे तुम्हारा रहना क्यों बुरा लगेगा बहन। क्या मेरी छाती पर बैठी हो। न मेरा घर, न मेरा द्वार, न मैं लेने में न मैं देने में। मैं क्यों बुरा मानने लगी। मैं ही क्यों न डूब मरूं कि सारा घर शांत हो जाए। विष की गांठ तो मैं हूँ। सारे घर का
तो मेरे मारे नाक में दम है, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। बहुएं पति से रूठकर प्रायः ऐसी विरागपूर्ण बातें किया ही करती हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने ही को सुनाकर बोली, मैं जानती थी कि अपने झोपड़े से पाँव निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला प्रसाद बाबू की बातों में आ गई। इतनी जगह हंसाई और भाग में लिखी थी। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, तो उन बाबू साहब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर दिया, पर मुख की चेष्टा से ज्ञात हो रहा था कि वह और कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है। पूर्णा ने द्वार की ओर जाते हुए रूखे स्वर में कहा, मेरे लिए जैसे कमला प्रसाद बाबू वैसी तुम। सुमित्रा, तो जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा, नहीं बहन, बैठने का प्रसाद पा गई, अब जाने दो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी। उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया, ऊधो स्वार्थ का संसार। ऊधो स्वार्थ का संसार, ऊधो स्वार्थ का संसार, ऊधो स्वार्थ का संसार। यह गाना था या पूर्णा पर विजय पाने का आह्लाद? पूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक शर के समान चोट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है? असंभव। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोपड़े में रहकर सिलाई करके चक्की पीसकर क्या वह जीवन व्यतीत ना कर सकती थी? बेचारी बिल्लो अंत तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे। उसकी बात कैसे मानती? अब पूर्णा का हृदय एक बार कमला प्रसाद से बातें करने के लिए व्याकुल हो उठा। वह उनके सामने स्पष्ट कह देना चाहती थी कि वह इस घर में नहीं रह सकती। उनके सिवाय और किससे कहे? लाला बद्री प्रसाद हंसकर टाल दें। अम्मा समझेंगी कि यह मेरी बहू की बराबरी कर रही है, अभी से चले जाने में कुशल है। कहीं कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़ा हुआ तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहूं। सुमित्रा चाहे जो लांछन लगा दे, दुनिया उसी की बात मानेगी। पूर्णा रात ही से एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सूझ गई, मगर वह साड़ी मुझ पर खूब खिल रही थी। मुझे वहाँ जाना ही न चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूँगी, मुझे कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या है। खड़े खड़े कह दूँगी, बाबूजी अब मुझे आप जाने दीजिए। और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृत राय का विधवा आश्रम तो है, 10-5 विधवाएं वहाँ रहती भी तो हैं। मैं भी वहीं चली जाऊँ तो क्या हर्ज है? वह समझाएंगे तो बहुत, सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से तो और झमेला बढ़ेगा। तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे। अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है, फिर तो कोई बात भी न पूछेगा। विधवा को उल्टा बनते कितनी देर लगती है। धन्यवाद।